हमने इंटरस्टेलर मूवी को दो भागों में बनाया, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आप इससे पहले की कहानी देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को भी देखिए, अदरवाइज हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे पहले की कहानी का लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और पहले इससे पहले की कहानी देखिए और उसके बाद इस पार्ट को देखिए। अब जिस एस्ट्रोनॉट को वो स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं उसका नाम मैन होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वो बताता है कि जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर एमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, पर ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहां पर इंसान की बस्ती बसाई जा सकती है। मैन ने इस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद अपने रोबोट को बंद कर दिया होता है जो कि ऑन होना चाहिए। मैन बोलता है कि ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया और इस रोबोट का काम था कि सही इंफॉर्मेशन धरती तक पहुंचाना। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रैंड अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होती जो ना तो उनके पास थी और ना उन्हें कहीं से मिलने की उम्मीद थी। वो मर्फ को बोलते हैं कि प्लान नंबर 1 सिर्फ दिखावा था, असल में इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ प्लान नंबर 2 को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लेनेट पर पहुंच सके जहां जीवन हो और वहां जाकर वो जो अपने साथ मानव के भ्रूण ले गए जिससे नए इंसानों को पैदा किया जा सकता है उससे नए इंसान पैदा करें और मानव जाति को बचा सके। मतलब आने वाले समय में पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि प्लान नंबर 1 तो पूरा हो ही नहीं सकता। अब मर्फ प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और बोलती है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो उन्हें वो सारी बातें बताती है जो प्रोफेसर ब्रैंड ने मरने से पहले मर्फ को बताई होती है। वो बोलते क्या इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था? वो ये पूछते कि क्या आपको पता था? और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है, पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका एक साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स जो कि एक रोबोट है उसे ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे जिससे प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब इस प्लेनेट पे कूपर को यह पता लगता है कि मैन जो कि इस प्लेनेट पर था उसने सबको धोखा दिया है और इस प्लेनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकता। मैन गलत डेटा भेजता है और अपने रोबोट को ऑफ कर देता है ताकि उसका रोबोट सही डेटा ना भेज दे और अगर सही डेटा पृथ्वी पर चला गया तो यहाँ कोई नहीं आएगा और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाए। यही कारण होता है कि मैन गलत डेटा भेजता है। मैन कूपर को मारने की कोशिश भी करता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वो इन सब को मार दे और अकेला पृथ्वी पर जाए ताकि वहां जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बना दे और उसे झूठा साबित करने के लिए वहां पर कोई ना हो। पर प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमिली कूपर को बचा लेती है लेकिन वो उनके एक साथी को मार देता है। अब मैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर जाता है जो कि उनका स्पेसशिप है और वो अंतरिक्ष में है ताकि वो उससे पृथ्वी पर जा सके। पर जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस ब्लास्ट से एंड्योरेंस स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर आ रहा होता है। अब एंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होता पर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा होता है पर कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल एक धक्के की तरह करूंगा और एंड्योरेंस को आखिरी बचे तीसरे प्लेनेट की तरफ धकेल दूंगा। इसे साइंस की भाषा में स्लिंग शॉट कहते हैं जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। आपको बता दूं कि जब मानव पृथ्वी से किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वो स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके ही जाते हैं। अब स्लिंग शॉट से वो अपने मेन शिप को उस तीसरे ग्रह की तरफ धकेल देते हैं और अपने रोबोट को ब्लैक होल में प्रवेश करवा देते हैं ताकि वो ब्लैक होल का पूरा डेटा भेज दे और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचा लें। पर रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी मेन शिप जिसका नाम एंड्योरेंस है उससे अलग कर देते हैं ताकि उसका भार कम हो जाए और अब एंड्योरेंस में अकेली एमिली बची है जो बचे हुए आखिरी यानी कि तीसरे प्लेनेट की ओर जा रही है। कूपर ऐसा इसलिए करता है ताकि प्लान नंबर 2 को पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। यहीं अब कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे मैसेज देता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से डिटैच हो जाएं और कूपर उससे बाहर निकल जाता है और उसके तुरंत बाद उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेज से ब्लास्ट होता है।
अब यहाँ पर आप ब्लैक होल्स को भी समझ लें। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को निगल जाएं, और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर वो खत्म हो जाएगा। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल के अंदर ना जाकर एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है, और अब कूपर का रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है और वो भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है, और इस टेसरेक्ट में वो समय में आगे पीछे जाकर किसी भी पहलू को देख सकता है। वो इस टेसरेक्ट के जरिए अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, जहां उसे मर्फ दिखती है जो अभी बहुत छोटी है, और कूपर किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। पर मर्फ समझती है ये कोई घोस्ट है। आपको याद होगा बचपन में मर्फ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में घोस्ट है जो किताबें गिराता है, और एक बार वो अपने पिता को ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं, और सच में यही होता है। कूपर ही होता है जो उसके कमरे में किताबें गिराता था, और वो ऐसा सिर्फ टेसरेक्ट के जरिए कर पाता है जिसकी मदद से वो पास में जा सकता है, पर वो यहां फंसा हुआ होता है, वो बात नहीं कर सकता। इसलिए कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो हर डायमेंशन में होती है। और धूल से जो मर्फ के कमरे में बाइनरी कोड्स की लाइंस बनी होती है वो भी ग्रेविटी की मदद से कूपर ने बनाई होती है। कूपर ही मर्फ को ग्रेविटी की मदद से अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसे वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है, स्टे लिखकर। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी कूपर ये नहीं बता पाता कि वो किसी टेसरेक्ट में फंसा हुआ है, और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे हैं। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। यहां पर कूपर सारी गेम समझ जाता है। वो अपने रोबोट को बोलता है, फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मर्फ को चुना है। रोबोट बोलता है, किस लिए? कूपर बोलता है, दुनिया को बचाने के लिए, और इसीलिए मैं यहां पर हूं। अब आप टेसरेक्ट को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है, और इसे फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने बनाया, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। और इसे क्यों बनाया है? ताकि वो इंसानों को बचा सके, क्योंकि पृथ्वी अब खत्म हो रही है और जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता है, और वो कूपर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मर्फ तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन लोगों ने इस टेसरेक्ट को क्रिएट किया है ताकि यहां से कूपर सारी इंफॉर्मेशन मर्फ को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। इस हिस्से को आप एक बार फिर से समझ लें। फिफ्थ डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ये टेसरेक्ट बनाया है जहां पर अभी कूपर है, इसीलिए ये समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, और इस समय में पीछे जाकर अपने ही घर की लाइब्रेरी देखता है और जहां पर उसे मर्फ दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस टेसरेक्ट को मर्फ के रूम के पास ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन के लोग जानते हैं कि मर्फ नासा में साइंटिस्ट है, और वो कूपर के थ्रू ब्लैक होल का सारा डेटा मर्फ को देना चाहते हैं ताकि वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सुलझा ले और इस पूरी दुनिया को जो खत्म होने वाली है उसे बचा ले। अब समस्या यह है कि डेटा तो है, पर कूपर उसे अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे? कूपर अपने रोबोट से सारा डेटा मोर्स कोड के रूप में ले लेता है, और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक सेल पर जो घड़ी रखी होती है, जो कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को इस मिशन पर आने से पहले दी होती है, उस घड़ी की सुई में ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्लिक से, लाइट से या ऑन ऑफ टोन से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, और जो लोग इस शैली को जानते हैं और वो उसे डिकोड करके समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती है, जो कि अब साइंटिस्ट है, तो वो देखती है कि उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसे मोर्स कोड के बारे में पता होता है, और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही उसे मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं, और वो इस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसरेक्ट में कूपर और उसका रोबोट होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाता है, और उन दोनों को इससे बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल फिफ्थ डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया होता है। अब कूपर बाहर आ जाते हैं और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं। जब कूपर की आंख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होते हैं।
अब कूपर ने कुछ समय उस टेसरेक्ट में बिताया जो ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है, तो वहां पर बिताया हुआ कुछ समय पृथ्वी पर कई सालों के बराबर होता है। कूपर की आंख खुलने के बाद जब वो स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो वो देखते हैं उसका नाम कूपर स्टेशन होता है, पर ये उनके नाम पर नहीं बल्कि उनकी बेटी मर्व कूपर के नाम पर होता है। जब कूपर अपनी बेटी से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कूपर की उम्र लगभग 3 साल ही बड़ी होती है, पर अगर वो पृथ्वी पर होते तो आज उनकी उम्र 125 साल की होती। कूपर बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भूत था। उसकी बेटी बोलती कि मैं जानती हूँ। मर्व बोलती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब मर्व बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो बोलती है कि तुम जाओ, यहाँ पर मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। कूपर बोलता है कि कहाँ? वो बोलते कि एमिली ब्रेंट के पास, जो आखिरी प्लेनेट की। और अंत में ये दिखाते कि एमिली उस ग्रह पर अकेली होती है और वो अपना हेलमेट निकाल देती है। इसका मतलब ये है कि वहां का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है और एमिली भी कूपर की तरह जवान होती है और कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अपने रोबोट के साथ एमिली के ग्रह की तरफ निकल जाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंड से ये पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर बनेगा।